सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के हिंदी के आरोह पुस्तक के गद्य खंड के पाठ नमक का दारोगा। इस पाठ के लेखक हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, है ना। आइए शुरू करते हैं पाठ। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया। ठीक है, व्यवहार मतलब खरीदने और बेचने के लिए, निषेध मतलब मनाही होना, है ना, मना करना हो गया, तो चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। आप लोगों को मालूम होगा, नमक कानून जब बना था अंग्रेजों के समय में, तो गांधी जी ने उसको नमक कानून को तोड़ा था, है ना, उन्होंने तोड़ा था। आइए, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंच मतलब छल कपट, धोखा, भ्रष्टाचार, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों का सूत्रपात मतलब शुरुआत हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। अधिकारियों के पौ 12 थे, अर्थात उन लोगों की चांदी ही चांदी थी, है ना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरंगताजी करते थे। ठीक है, मतलब पटवारी में भी अच्छी ऊपरी कमाई होती है, तो ऐसे पदों को भी छोड़कर इस विभाग में जाने के लिए लालायित थे। इसके दरोगा दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ठीक है, मतलब इसके जो दारोगा पद है ना, इस इंस्पेक्टर पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचा जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, है ना। यह वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा को, ठीक है, आज हम अंग्रेजी के पीछे इतना पागल हो रहे हैं, है ना। तो उस समय में ये अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत मतलब विचार, है ना, को एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, है ना, फारसी का बहुतायत प्रयोग किया जाता था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग मतलब फारसी लोग उच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। ठीक है, मतलब फारसी जो जानते थे उन लोग उसमें श्रृंगार रस के काव्य लिख कर या पढ़ कर वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते थे या नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा मतलब बिछुड़ने का जो कथा है उसका कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। ठीक है, मतलब वो भी अ, अपने रोजगार के लिए कविता आदि करने लगे, है ना। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ठीक है, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मतलब लड़कियां जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, है ना, तो जिसकी शादी के लिए व्यवस्था करना है, कहने का मतलब ये है ना। और फिर बोल रहे हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का मतलब किनारे का, नदी के समय नदी के किनारे जो वृक्ष है वो बाढ़ में जब डूबने लगते हैं, या जो वृक्ष समाप्त होने के किनारे में हो, है ना, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब तुम ही घर के क्या हो, मुखिया हो, है ना। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ठीक है, नौकरी में पद कौन सा है ये ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह किस पर रखनी चाहिए, चढ़ावे और चादर पर, मतलब मजार में जिस प्रकार से चढ़ावा आता है ना, रुपया पैसा या जो भी
चढ़ाते हैं और जो चादर चढ़ाते हैं तो उस पर ध्यान रखनी चाहिए, है ना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। ठीक है, क्या सीख दे रहा है कि ऐसा काम ढूंढना कि कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, और जो मासिक वेतन है, जो महीने में जो वेतन मिलता है, वो तो एक पूर्णमासी की चांद की तरह है। जो पूर्णिमा की जो चांद है वो गोल दिखाई देता है ना। और वो एक दिन जो दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, और धीरे धीरे वो घटते वो लुप्त हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है ना। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, और ऊपरी जो कमाई होती है वो क्या है, बहता हुआ स्रोत, है ना। स्रोत मतलब जैसे पानी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो वो निरंतर पानी निकलते रहता है, तो उसी की तरह है करके बोल रहे हैं कि उस निरंतर आती रहती है कमाई, है ना, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में इसी में उसे इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, है ना। वेतन कौन देता है, मनुष्य देता है, इसी के कारण उसमें और वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी जो है वो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, और इसीलिए उसमें बरकत होती है, वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो मुंशी बंशीधर है उसको उसके पिता ये सब बातें समझा रहे हैं। ठीक है, वृद्ध मुंशी जो है वो बंशीधर को समझा रहा है कि कैसे क्या काम ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, ऐसा करके समझा रहे हैं। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। ठीक है, मनुष्य को देखो और उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, मौका को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। ठीक है, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। मतलब जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है तो उसके लिए कठोरता करनी। कठोरता मतलब या तो दाम बढ़ा दो या फिर उसके बदले में और ज़्यादा कुछ दूसरा चीज़ मांग लो, इस तरह की चीज़ें करने के लिए सिखा रहे हैं, है ना। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं है ना, जो ध्यान नहीं देता है, उसको दांव पर लाना थोड़ा मुश्किल है ना। इन बातों को निगाह में बांध लो, इन सभी सीख को। ये इस तरह की जो बातें हैं, ऊपरी आय वाली बात है ना, और जिसको आवश्यकता है उसको अधिक से अधिक पैसा ऐंठ लो, इस तरह की जो बातें हैं उसको ध्यान में रखो। ये सब बातें बता रहे हैं, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, है ना। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, है ना। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। ठीक है, मतलब स्वयं का जो स्वयं के ऊपर निर्भर होना, है ना। लेकिन अच्छे सकून से चले थे, जाते ही मतलब अच्छे समय पर शायद निकले थे, इसलिए जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। मतलब उनको नमक के दारोगा पद मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ठीक है, मतलब वेतन तो अच्छा ही था, लेकिन ऊपरी आय भी अत्यधिक है। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला। ठीक है, इस पर वृद्ध मुंशी है, मतलब वंशीधर के जो पिता वृद्ध मुंशी है ना, उनको सुख संवाद मिला, मतलब संतुष्टि हुई उनके बारे में सुनकर। तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन जो लोग हैं, है ना, वो कुछ नरम पड़े। महाजन जो सेठ साहूकार है ना, तो वो सभी लोग क्या हुए, नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। मतलब पड़ोसी जो है वो जलन ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। ठीक है, नमक के जो सिपाही चौकीदार थे वो सभी नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे।
लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता मतलब अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते थे, है ना, और उत्तम आचार आचार बोल रहा हूँ, अचार नहीं, अचार जो पिकल बोलते हैं, है ना, या चटनी बोलते हैं, वो अचार है, ये आचार है। आचार मतलब व्यवहार करना, है, आचरण। तो यह यहाँ उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में से 1 मील पूर्व, लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर पहले ही पूर्व की ओर जमुना बहती थी। ठीक है, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था, और उस नदी में, जमुना नदी है, उसमें किसका पुल बना हुआ था? नावों का पुल बना था। ठीक है, नाव को रख के पुल बनाया गया था। दरोगा जी किवाड़ बंद कर मीठी नींद से सो रहे थे। दरोगा जो बंशीधर दरोगा है ना, वो किवाड़ मतलब दरवाजा, दरवाजा बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली। अचानक कुछ आवाज़ें सुन के आंख खुलती है। नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, नदी की जो कलकल की जो आवाज़ होती है, बहने की जो आवाज़ होती है, उसके स्थान पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है ना, तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाहों, जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं मल्लाह, है ना। तो मल्लाहों का भी कोलाहल, कोलाहल मतलब शोरगुल सुनाई दिया। उठ बैठे, दरोगा जी जो है वो उठ बैठे। इतनी रात गए, मतलब इतनी रात को गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? ठीक है, अगर जाना ही था तो दिन में जाते। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। इस तरह वो जो सोच रहे थे, वो और ज़्यादा गहरा होते जा रहा था। उनकी जो विश्वास है वो, है ना। उनको मतलब ऐसा भ्रम हो रहा था कि ऐसा कुछ गड़बड़ है करके, है ना। तो उनका जो बुद्धि है ना, जो तर्क लगा रहे हैं वो, और उसको मजबूत किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। तमंचा मतलब गन, पिस्तौल, है ना। वर्दी पहनकर अपने तमंचा जेब में रखा, और बात बात की घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। बात की बात मतलब तुरंत वो पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, है ना। ये नावों का ये पुल बना हुआ है, जिसमें बैलगाड़ी दिखाई दे रहे हैं। और ये कुछ मल्लाह और बैलगाड़ी लोग चलाने वाले जो लोग हैं, है ना। और ये मुंशी वंशीधर है, बंदूक लिए हुए। आइए आगे देखते हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोकदीन की। कौन पंडित आलोकदीन? तादादगंज के? ऐसा करके पूछते हैं दारोगा जी। मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित आलोकदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, है ना। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? मतलब सभी लोग उनसे ऋण लिया करते थे, कर्ज लिया करते थे। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते फुर्जे आदमी थे, मतलब बड़ा ही चालाक आदमी है, मतलब बात करने में भी माहिर, और पैसे भी, धनी भी थे, है ना। तो अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकारी खेलने आते और उनके मेहमान होते। बारहों मास सदा व्रत चलता रहता था। ठीक है, बारहों मास सदा व्रत मतलब हमेशा चलने वाला। बारहों मास सदा व्रत चलता रहता था मतलब हमेशा ये सभी कार्य 12 महीने चलते रहते थे। मतलब अफसरों के आना जाना और उनके यहाँ मेहमान नवाजी करना। सदा व्रत मतलब समय, हमेशा चलना, हमेशा होना। मुंशी जी ने कुछ गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, मतलब पूछा उन्होंने कि गाड़ियाँ कहाँ जाएगी। उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा।
कुछ देर तक उत्तर की बाट बाट मतलब रास्ता देखकर वह जोर से बोला। कुछ देर तक वो कोई कुछ उत्तर देगा करके बोलता है, लेकिन कोई मतलब हम सोच रहे थे लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। फिर जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है ना, लदा होना मतलब उसमें क्या है सब, है ना। इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर मतलब वो घोड़े को पास में ले जाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। ठीक है, आज हम जो नमक प्रयोग करते हैं तो वो पिसा हुआ रहता है ना, लेकिन पहले के समय में ये ढेले ही थे। ठीक है, चलिए। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते हुए चले आते थे। ठीक है, पंडित आलोपीदीन वो उस एरिया के बहुत बड़े कारोबार और धनी व्यक्ति है ना। तो वो अपने सजीले सजीले मतलब सजा हुआ रथ पर सवार, कुछ सोते और कुछ जागते मतलब अनमने ढंग से, मतलब पूरी नींद नींद भी पूरी नहीं हुई है और ऐसे में ही वो जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। ठीक है, बोले महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। ऐसा करके जो गाड़ी वान मतलब गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं उनको। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। ठीक है, लक्ष्मी जी मतलब धन, रुपया पैसा, है ना, तो उस पर पूरा विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, मतलब सही भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पैसा है उसी को सब पूछते हैं, उसी को जो ज़्यादा महत्व देते हैं अधिकतर, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, है ना। मतलब जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनके लिए न्याय और नियम जो है वो अलग होते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से, मतलब कोई बिना चिंता के पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ लिहाफ चादर या शॉल जो भी ओढ़ने मतलब स्वेटर या शॉल जैसे जो भी ओढ़ने का है ना, तो फिर लिहाफ ओढ़े और दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, मतलब आशीर्वाद दीजिए करके बोल रहा है, मतलब प्रणाम कर रहा है। हमको हमसे ऐसा क्या कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। ठीक है, वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। ठीक है, हुक्म मतलब आदेश। पंडित आलोकदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें, मतलब कुछ ना दें। मतलब रिश्वत के बारे में बात हो रही है अब, है ना। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मतलब वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है लेकिन वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन हुक्मरानों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। उन नमक हरामों हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह
तुम इसे इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ, आदेश देता हूँ करके बोलता है। चलिए आगे का भाग कल पढ़ेंगे।